नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है उमा का आरटीओ राग, सुलगी सियासी आग। जरा इस खबर को देखिए, फिर इस पर चर्चा भी करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या है उमा का आरटीओ। पूर्व सीएम उमा भारती ने फिर किया आगाह, सौरभ कांड को लेकर दी सरकार को सलाह। आरटीओ घोटाले पर कांग्रेस लगातार हमलावर, बीजेपी से उठे हैं मामले की जांच के सुर। क्या आरटीओ का छोटा सा सिपाही सौरभ शर्मा बन गया था दलाल? क्या अवैध कमाई से सौरभ हुआ मालामाल? घोटाला खुलने के बाद वो महीने भर घूमता रहा और फिर लोकायुक्त की शरण में आ गया। साथ ही चेतन शरद भी मिल गए, पूछताछ चली, लेकिन अभी तक ऐसे कुछ भी साक्ष्य नहीं मिले हैं कि हाथ की कमाई के असली जादूगर तक पहुंच सकें। इस बात को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी समझ रही हैं, इसलिए कई बार ट्वीट के जरिए सरकार को भ्रष्टाचार से निजात पाने के लिए आगाह किया। मैंने जो चेक पोस्ट घोटाले का पढ़ा है और आप लोगों के माध्यम से सुना है कि एक सिपाही ने सैकड़ों करोड़ कमा लिए, तो सिपाही की तो औकात है ही नहीं कमाने की सैकड़ों करोड़। इसका मतलब है कि सिपाही ने अगर सैकड़ों करोड़ कमाए हैं तो किस किस ने कितने कमाए हैं, तो ये तो 10-20 हजार करोड़ की साल भर की कमाई है जो हुई है। उमा भारती उसी पार्टी से आती हैं जिसकी सरकार है। कांग्रेस पहले से मुखर होकर सौरभ कांड को लेकर सवाल उठा रही है और अब उमा भारती सुर में सुर मिला रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि उमा भारती की एक एक बात पर काम होगा। अब तो इन्हीं के पार्टी के नेता बोलने लग गए, तो मैं समझता हूं कि जब तक सीडीआर सामने नहीं आएगी सौरभ शर्मा की, बड़े लोग, मुझे तो ऐसा लगता है सीडीआर के अंदर ऐसे मंत्रियों के नाम है, ऐसे लोगों के नाम है, उनके रिश्तेदारों के नाम है जिनके सीडीआर के अंदर कई बार सौरभ शर्मा ने बात करी। अगर आप वो सामने आएगी तो इस सरकार की कुर्सी हिल जाएगी। भाजपा की सरकार ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। सौरभ शर्मा पे जो कार्रवाई हो रही वो भाजपा की सरकार में हो रही थी। सोना पकड़ा जा रहा है, कैश पकड़ा जा रहा है, तो भाजपा की सरकार कर रही। और जो चेक पोस्ट का निर्णय वही भाजपा की सरकार ने लिया। तो जो जो उनकी सलाह रहती समय पर हम उसका अनुसरण भी करते हैं, उसको गंभीरता से भी लेते हैं, आवश्यक कदम भी उठाते हैं। लेकिन सरकार ही इस तरह के भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कार्रवाई करी, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, यह हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं। फिलहाल सौरभ, चेतन, शरद सभी जेल में है। जिस गाड़ी से 52 किलो सोना मिला, नकदी मिली, वो चेतन की है। फिर भी कई तरह के सवाल जांच एजेंसियों से जवाब मांग रहे हैं, तो सियासत भी अपने रंग दिखा रही है। तो सौरभ मामले को लेकर करीब करीब 2 महीने होने थे और फिर ये भी चलता रहा कि आखिर सौरभ है कहाँ। लेकिन सौरभ पर्यटन करते रहे। कभी चर्चा आई कि वो दुबई में है, कभी चर्चा आई ग्वालियर में है, कभी इंदौर में, और देखते देखते एक दिन तो ऐसा भी आया जब कहा कि सौरभ ने सरेंडर कर दिया, पर सरेंडर नहीं किया। या ये कहा जाए कि कहा सरेंडर मत करिए, बेइज्जती हो जाएगी हमारी, हमारे पास आ जाइए, हम आपको गिरफ्तार कर लेते हैं। जिस तरह चीजें दिखाई दे रही हैं उसके आधार पर आपसे बात कर रहा हूँ। और शायद इसीलिए उमा भारती को बोलने का मौका मिल रहा है। बार बार ट्वीट करती है, अपनी ही सरकार को आगाह भी करती है और आगाज भी करती है। लेकिन इसके मायने क्या, आज इसको समझेंगे। उससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाएं, जरा देख लेते वो 3 सुलगते सवाल। क्या उमा भारती के आरटीओ राग से सियासी आग और सुलग सकती है? क्या उमा की नसीहत के बाद आरटीओ घोटाले में और तेज एक्शन होगा? क्या सौरभ शर्मा केस को कांग्रेस बेहतर तरीके से नहीं उठा रही? बिल्कुल ठीक है, ये तीसरा सवाल जायज है कि जिस तरह का ये पूरा मसला है, जिसमें दिग्विजय सिंह जी ने तो कई नेताओं के नाम भी ले दिए, फिर बाद में ये भी हुआ कि उन पर मानहानि का केस चलाया जाएगा, तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिली। लेकिन उमा भारती का कहने का मकसद क्या है? क्या एक तीर कई निशाने हैं? समझते हैं आज। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन शैलेन सिंह राजपूत जी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे मौजूद हैं मेरे साथ। बहुत स्वागत है आपका शैलेन जी। राजपाल सिसोदिया जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राजपाल जी आपका भी बहुत स्वागत है। योगेश यादव जी लंबे समय के साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी आपका। प्रवक्ता है, कांग्रेस के सीनियर लीडर है। नमस्कार सर। और बहुत अलग तरह का व्यक्तित्व रखते हैं। शैलेन जी, जब हम सौरभ शर्मा की बात कर रहे हैं
तो ऐसा कहा जा रहा है कि एक दिन पहले ईडी ने उनसे लंबी पूछताछ की। अब ईडी को पूछताछ में क्या मिला ये भी बहुत स्पष्ट नहीं है। फिर सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर चीज़ें दिखाई देती रही, कभी लगा कि वो खुद पेश हो रहे हैं, कभी लगा गिरफ्तार कर लिया। तो इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं ये तो दिखाता है कि इसमें और जांच की ज़रूरत है, गंभीरता और दिखाने की ज़रूरत है। क्या इसलिए उमा भारती ये कह रही? देखिए, निश्चित रूप से सवाल कई हैं और इसमें जो तंत्र है पूरा फैला हुआ है इस मामले को लेकर उसमें बहुत सारी कड़ियाँ हैं। लेकिन उमा भारती का बयान को हम सियासत से जोड़ना चाहिए हमको कि आखिर उमा भारती ऐसा क्यों कह रही हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। शराबबंदी के मामले में वो लगातार घेरती रहीं। वहाँ तो शिवराज सिंह चौहान थे, तो ये उनकी जो अदावत थी पुरानी 2003 से, तो वो अंदाज़ा लगाया जाता था कि शिवराज जी को वो घेर रही। लेकिन इस बार क्यों बोली वो? लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री स्वयं इस केस को लेकर काफ़ी एग्रेसिव है और बहुत तेज़ी से जांच चल रही है इसमें। तो एक लाइन तो ये है कि वो सीधे सीधे उन्होंने मुख्यमंत्री का सपोर्ट किया है इस मामले में, पार्टी के अंदर और बाहर भी। लेकिन दूसरी लाइन और है कि जिस तरह से बीजेपी में एक अंदरूनी सियासत भी है इस मामले को लेकर, कई अंदरूनी निशाने साधे जा रहे हैं एक दूसरे पे, तो हो सकता है वो लाइन भी हो। और तीसरी लाइन जो हम कह सकते हैं, वो उमा भारती को एक आदत है लाइमलाइट में रहने की, खबरों में रहने की, खासतौर से मध्य प्रदेश की राजनीति में। अगर उमा भारती का आप पूरा राजनीतिक करियर देखें तो उसमें बड़ी टीस है, बड़ा उतार चढ़ाव है। 2003 से लेकर अभी तक हम देखें, मुख्यमंत्री बनने से लेकर उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, फिर वो पार्टी छोड़नी पड़ी, फिर वो पार्टी में आई तो उनको उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आने की लगभग मनाही थी, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति करती रही। तो ऐसी कई टीस दर्द हैं और वो हमेशा से, मुझे लगता है, उनके अंदर एक भावना रही कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो रहे। अब तो हालांकि वो बात बहुत अलग हो गई है क्योंकि वो सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन वो टीज निकल कर आती है, चर्चाओं में बने रहने की आदत जो है उनकी मध्य प्रदेश की राजनीति में। तो एक कारण ये भी हो सकता है। हाँ, लेकिन इस पर राजनीति जरूर है। और ये भी है कि एक बात कि वो मुख्यमंत्री को सपोर्ट कर रही है इस मामले में, और बीजेपी की अंदरूनी सियासत भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। जी मनोज जी। बिल्कुल राजपाल जी, क्या बीजेपी की अंदरूनी जो सियासत चल रही है वो इसमें इन्वॉल्व है, या जो हो जाना चाहिए था कि सौरभ शर्मा पकड़े जाते हैं, सौरभ शर्मा के पास एक ऐसा कहा जा रहा है चेतन के पास गाड़ी मिलती है, बहुत स्पष्ट चेतन ने ये मान लिया ईडी के सामने और लोकायुक्त के सामने कि गाड़ी तो मेरी है, अब गाड़ी उसकी है तो कोई जबरन आकर गाड़ी में 52 किलो सोना रख जाएगा, करोड़ों रुपए रख के चले जाएगा और आपको पता ही ना हो, तो क्या एक पूछ नहीं पा रही लोकायुक्त, इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं? देखिए मनोज जी, निश्चित तौर पर पिछले दिनों जब से सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से तत्काल जो है, जो जांच एजेंसियां, चाहे ईडी हो चाहे और भी तमाम एजेंसियां हैं जो उस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है, उन लोगों ने लगातार इन लोगों से बयान लेने का काम किया है, अपराधियों से बयान लिया है। इनका पीआर हुआ, पुलिस रिमांड के दौरान भी उन्होंने बयान लेने का काम किया, उसके बाद में पुलिस से रिमांड के बाद में न्यायालय से न्यायिक हिरासत में उनको भेजने का काम हुआ। पूरी कानूनी प्रक्रिया है, एक ट्रायल है, वो ट्रायल चल रही है और मैं समझता हूँ कि ट्रायल को चलाने का काम जो है ये जांच एजेंसियों पे विश्वास रखते हुए होने का काम हो रहा है। माननीय न्यायालय के समक्ष में सारे तथ्य है और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी लोगों को, जो लोग भी, लेकिन आपके नेता को ये उम्मीद नहीं है, आपके नेता को ये लग रहा है कि शायद दोषियों को बख्शा जा रहा है, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, वो पता नहीं बता पा रहा है कि आखिर पैसा किसका है, एक अदने से सिपाही का तो हो नहीं सकता। मैं निश्चित तौर पर जो भी सूत्र इसके अंदर है उन सूत्र तक पहुंचने का काम पुलिस कर रही है और इस प्रकार के, मनोज जी आप भी जानते हैं, जो आर्थिक अपराध होते हैं उनकी कड़ियां मिलाने में और उस अपराधी तक पहुंचने में निश्चित तौर पर समय लगता है। समय लगने का कारण ये है कि ये जो है तथ्यात्मक तरीके से चलता है, टेक्निकल पूरा अनुसंधान होता है और टेक्निकली अनुसंधान होने में कई बार समय लग जाता है, बहुत सारी मर्यादाओं में लेके करना पड़ता है क्योंकि वित्तीय संस्थाओं के साथ बातचीत करके वो सब चीजें होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित तौर पर सौरभ और सौरभ से जुड़े हुए जो लोग भी है, वो कांस्टेबल है और कांस्टेबल के रूप में उसने इस तरीके से किया है, उसमें और बड़े लोग इन्वॉल्व है नहीं है तो वो कैसे, कौन कौन है, ये सब अनुसंधान के दौरान सामने आएगा। और मैं ये जरूर, आज आपने जो बहस छेड़ी, इस बहस में कहना चाहता हूँ, बहस हमने नहीं छेड़ी, बहस तो उमा जी ने छेड़ी, हम तो उस पर चर्चा कर रहे हैं। जी, आपकी नेता है पूर्व मुख्यमंत्री जी, वही मैं कह रहा हूँ, जो अपन चर्चा कर रहे हैं, चर्चा में मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में निश्चित तौर पर इस प्रकार के जो मामले हैं उनको
शीघ्रता से उठाने का भी काम किया है, कार्रवाई भी करने का काम किया है, जेल भेजने का भी काम किया है, और आने वाले समय में ट्रायल होगी और ट्रायल के बाद में इन लोगों को निश्चित तौर पर सजा तक पहुंचाने का अंजाम तक, सजा के अंजाम बिल्कुल तक आप पहुंचाने ठीक का कह रहे हैं। काम मुझे होगा। लगता है सजा उन तक तो पहुंचेगी, लेकिन सजा क्या उन तक पहुंचेगी? योगेश यादव जी, उमा भारती जी कह रही है और आप विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष की तरफ से उस तरह के सुर, हालांकि आपके पीसीसी चीफ भी कहे हैं, उमंग सिंगार भी अभी कह रहे थे, लेकिन जैसा एक मौका मिला है, उमा भारती खुद साथ में दिखाई दे रही है, तो फिर इस मौके का लाभ क्यों नहीं लेते हैं? क्यों उन लोगों के नाम स्पष्ट करते, जैसा दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि इसमें तो गोविंद राजपूत है, बाकी से जैसा दिग्विजय सिंह आरोप, हम नहीं कह रहे हैं, जैसा दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं जी। मनोज जी, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि अव्वल तो ये बात प्रमाणित हो गई है कि शासन की कोई रुचि नहीं रही इस कांड को उजागर करने की। इसको आप एक संयोग मात्र कहिए या एक आकस्मिक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ आकस्मिक दुर्घटना हुई है कि जो 52 करोड़ रुपए का सोना जब्त हुआ, करोड़ों की करेंसी जब्त हुई, एक बंगले पर खड़ी हुई गाड़ी के अधीन। आप सौरभ शर्मा को यदि एक सिपाही मानकर शतरंज की चाल में हम माने तो राजा कभी नहीं मरता है, मरता है साहब सिपाही मरता है, हाथी घोड़े मरते हैं। और यहाँ पर सिपाही को मारकर उस पूरे कांड को किसी भी तरीके से लीपापोती की जा रही है। और आपको मनोज जी लगता है कि पूरा स्क्रिप्टेड है? एक का सौरभ शर्मा, एक अदना सा सिपाही, उसके बारे में पहले अफवाहें फैलाई जाती है कि वो दुबई में है, फिर को फॉरेन चला गया, उसके बाद वही को सरेंडर करने की बात आती, भोपाल के आसपास ही वो सुरक्षित है। आपको लगता है स्क्रिप्टेड है? एक पूरा का पूरा एक गिरोह जो पीछे कार्य कर रहा है, वही षड्यंत्रकारी है, वही स्क्रिप्टेड। ये तो एक पात्र मात्र है। जैसे पूरी हम 2.5 घंटे की पिक्चर देखते हैं, तो उसमें पिक्चर में एक छोटा सा अपराधी आता है सामने और हम सबका ध्यान जाता है कि भाई सौरभ शर्मा अपराधी है। लेकिन जब क्लाइमेक्स आता है और क्लाइमेक्स आने के बाद जब सारी पर्दे खुलती है तो उसमें मंत्री आते हैं, बड़े बड़े नेता चपेट में आते हैं, लेकिन क्लाइमेक्स को ढकने की कवायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की जा रही है। और मैं उमा भारती जी के अंतर्मन को, जिसको कहते हैं कि अंतस की उनकी जो भावना है, वो अपने आप प्रज्वलित हो रही है और वो देख रहे हैं कि ये कौन सा अंधा युग शुरू हो गया भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए उमा जी कह रही, उमा जी ने इससे पहले शराब नीति के विरोध में भी कहा, और मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा रह गई है। वो तो सिर्फ ये आईना दिखाना चाहती है और कांग्रेस ने इस बात का पुरजोर विरोध किया है। हम करते रहेंगे, हम तह तक जाएंगे, लेकिन भारतीय उमा जनता भारती जी पार्टी किसको आईना दिखा रही? आईना मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को। और मुझे ये अपेक्षा रहेगी कि उमा भारती मध्य प्रदेश की वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री रह चुकी है, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है। इस संदर्भ में डॉक्टर मोहन यादव को अपना वक्तव्य और स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए, क्योंकि अव्वल तो अभी जो भी कार्रवाई हो रही है वो एक ऐसा लग रहा है कि स्क्रिप्टेड मामला है कि हम यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ बयान दिया लेकिन जाएगा। सर सरकार तो उन्हीं की है ना, लोकायुक्त कार्रवाई करेगा तो सरकार की बिना रजामंदी के कैसे हो सकता था? सरकार ने चाहा होगा। उमा जी ने यह भी कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोहन जी। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब स्क्रिप्टेड मामला होता है तो ये भी तय हो जाता है कि जैसे सारे अपराधी एक ही सुर में बोल रहे हैं, एक ही बात को कह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं से पूरी की पूरी डायलॉग तय किए जा रहे हैं। और तय करने के पीछे नेपथ्य में कौन है, वही सबसे बड़ा अपराधी है। और उस अपराधी तक अभी मध्य प्रदेश शासन या कांग्रेस के पास नहीं नाम हो तो नाम पहुंच खोल पाया दीजिए। है। देखिए, आप भी जानते हैं मनोज जी, मैं भी जानता हूं, मैं इतना जरूर कहूंगा स्पष्ट रूप से, क्योंकि ये बात है, ये बहुत छोटा सिपाही है, ये कहीं नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि इसने एक तरीके से कोरियर सेवाएं की है, ये प्यूनगिरी की है, कोरियर सेवा का एक वाहक है ये। लेकिन कोरियर किसके वहां गया, कोरियर का माल कहां पहुंचता है, कोरियर की डिलीवरी कैसे होती है, ये सिर्फ एक छोटा सा प्यादा है। ठीक है, मैं लौटता हूं। शरण जी, यही है कि कोरियर की डिलीवरी कहाँ हो रही, या गाड़ी में जो सोना था वो किसका था? ये कितना हास्यास्पद है कि एक व्यक्ति ये खुद कह रहा है कि हाँ गाड़ी मेरी थी। पर अब सामान्य तौर पर जब हम देखते हैं कोई कार्रवाई होती कि आपके यहाँ
चोरी हुई तो किसी चोर को पकड़ा, वो नहीं मिला तो उसके भाई को बिठा लिया। वो भाई के बिठाने से पूछताछ से जी यहाँ तो सब कुछ है, बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ है, चेतन है, शरद है, फिर क्यों नाम सामने नहीं आ रहे? क्या उमा भारती इसी बात को कहना चाह रही कि भैया जिनके नाम है, जैसे दिग्विजय सिंह ने नाम लिया कि पूर्व मंत्री गोविंद सिंह का, गोविंद राजपूत जी का ये है, फिर उनके यहाँ के काम करने वाले लोगों के उन्होंने आरोप जैसा लगाए, बाद में मानहानि के दावे प्रस्तुत करने की बात भी कही जा रही। ये दिग्विजय सिंह ने कहा, हम नहीं कह रहे जी। देखिए इसमें ये पूरा घालमेल है जो इसमें काफ़ी कड़ियाँ हैं। जैसे अभी जो पूछताछ हो रही मेरे ख्याल से, जैसे उसमें मनी ट्रेल का पता लगाया जा रहा होगा कि क्योंकि 2-3 माध्यम है इसको पता लगाने के, जो मेरे ख्याल से जो एजेंसियां जैसे काम करती हैं, तो मनी ट्रेल कहाँ ट्रांजेक्शन हुआ, किसके पास कैसे गए, इसके सारे अकाउंट्स ये वो, तो उससे एक लिंक ढूंढी जा सकती है। दूसरा इसके विदेश दौरे हैं, तो विदेशी दौरों में कहाँ गया, किससे मिला, ये सारी जांचें होती हैं। फिर लोकल पुलिस की लोकल जो कार्रवाई है, लोकल संपत्ति, ये तो ये तीनों आधार पर देखिए कई सारी कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश मेरे ख्याल से निश्चित रूप से लोकायुक्त और फिर अब ईडी कर रही है और फिर आईटी करेगी, तो उसके बाद सब चीज़ें निकल कर आएंगी। तो मनोज जी, जो जिस तरह की खबरें हुई हैं इसमें, या जो ऊपर से दिखता है, तो ये तो है, था तो बहुत बड़ा नेटवर्क, जिस तरह से आरटीओ घोटाला सामने आया और जिस तरह से राजनीति हुई और कुछ बयानों में हमको अंदर की बातें भी पता लगी, चाहे फिर वो आरोप प्रत्यारोप हो, भूपेंद्र सिंह हो, चाहे गोविंद सिंह राजपूत हो, और भी बयान सामने आए। तो ये नेटवर्क तो बहुत बड़ा है, लेकिन अब इसको जांच एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती है कि इसको कैसे कनेक्ट करेगी, क्योंकि ये अपराध ऐसे होते हैं कि ये सारा काम कच्चे में तो चलता, कोई वैसा इसका हिसाब किताब तो होता नहीं, तो इसको साबित करना बड़ा मुश्किल होगा और इसलिए कई कड़ियाँ निकल जाएंगी, क्योंकि निश्चित रूप से उनको घेर पाना, इस पूरे जांच के दायरे में लाना बड़ा मुश्किल होगा। तो उमा भारती उसी तरह आगाह कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जांच एजेंसियों के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो उमा भारती ने बड़े स्पेसिफिक बातें कही हैं आज, ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी सरकार को घेरते तो नहीं लग रही हैं, लेकिन हाँ, जो मैं फिर कहूँगा कि बीजेपी की अंदरूनी सियासत हो और उसमें कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट जिस तरह से पहले भी आपने देखा है कि किस तरह से ट्रिकी बयान आए हैं कांग्रेस के, कि वो मतलब आपको ये लग रहा है कांग्रेस को भी जिस तरह से उसमें कदम उठाना चाहिए था वो नहीं उठा पाई? हाँ, अभी तो नहीं उठाई, अभी तो वो बीजेपी की अंदरूनी सियासत को ही खंगाल रही है। लेकिन हाँ, कांग्रेस के सामने ये मौका है, वो एक बार इसको लपक सकती है उमा भारती के माध्यम से कांग्रेस, और क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला हालांकि उस तरह से अभी भी नहीं उठा पाई है कांग्रेस इसको, जिस तरह से राहुल गांधी उस दिन आए थे 27 जनवरी को, तब ये कहा जा रहा था, लेकिन उस दिन भी इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई, थोड़े बहुत बयानबाजी हुई, तो कांग्रेस उस तरह से तो नहीं उठा पाई है अभी, और उसकी वजह क्या है ये और अब तो उमा भारती के सुर में सुर मिला देना चाहिए। जी राजपाल सिसोदिया जी, हम सब आपकी बातें मान रहे हैं और ये बिल्कुल सच है कि यदि आपकी जो वर्तमान सरकार है, सरकार के मुखिया नहीं चाहते तो कैसे होता है? उनका मतलब ये है कि पारदर्शी सरकार हो, जो भ्रष्टाचार है वो उस पर लगाम लगे, जो चेहरे हैं वो सामने आए। फिर उमा जी को शक क्यों है? जरा स्पष्ट करिए ना कि वो कौन से चेहरे हैं जिनसे शायद वो आगाह कर रही कि उन चेहरों को भी ले आइए, और यदि ये हो जाता है तो शराबबंदी का जो मसला जो उनका पुराना रहा है, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बधाई भी दी कि आपने कम से कम मेरी जो सोच थी उसको आगे बढ़ाया, वो कह रहे पूर्ण शराबबंदी हो सकती है यदि आरटीओ के बैरियर ठीक हो जाए। उनके अनुभव के आधार पर भी करेगी जी। उनका अनुभव एक लंबा अनुभव है, हम उनके अनुभव का लाभ लेना चाहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी उनके अनुभव का लाभ ले रही है और निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की जनता ने भी उनके अनुभव का लाभ भी लिया और उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में कई सारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश का विकास भी हुआ। मैं उनको प्रणाम करते हुए ये जरूर कहना चाहता हूँ, ये जांच एजेंसियां संवैधानिक एजेंसियां हैं और जब संवैधानिक एजेंसी किसी प्रकार के कोई जांच को करती है, कोर्ट में ट्रायल की स्थितियां बनती है, उस समय पे किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का उस पर कोई प्रतिक्रिया करना वो ठीक नहीं होता है। इसलिए जो योगेश जी अभी कह रहे थे, ये मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जी आकर इस पे अपने बयान जारी करें, तो मैं समझता हूं कि वो एक संवैधानिक मर्यादा होने की बात है। और जहां तक उमा भारती जी के कहे हुए बात का सवाल है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने जो बात कही उस दिशा में भी जांच एजेंसियां जो है जांच अनुसंधान करने का काम कर रही है। और मेरा ऐसा मानना है, मैं खुद भी एक लॉ का विद्यार्थी हूँ, वकालत भी करता हूँ, तो मैं ये जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि अभी अनुसंधान है, कड़ी से कड़ी जुड़ के कई सारी चीजें सामने आएगी। थोड़ा आप लॉ के विद्यार्थी, आप जैसा कह रहे हैं, आप खुद वकील हैं, आप केस भी लड़ते हैं, आप बताइए कितने ऐसे मामले होंगे जिसमें आपने कहा होगा कि फलाने व्यक्ति के यहाँ ऐसा हुआ तो उसके भाई को क्यों आपने उठाया था, और भाई को उठाया तो मामला खुल गया।
तो इसमें तो सब कुछ क्लियर है कि तो उनसे जुड़े हुए लोगों को क्यों नहीं उठाया जाता? देखिए, ये आर्थिक अपराध है। अभी आदरणीय राजपूत जी भी कह रहे थे, शैलेंद्र सिंह जी भी कह रहे थे कि आर्थिक अपराध जो होते हैं ये कई तरह के जो है संवैधानिक संस्थाएं जो रहती है, जो बैंकिंग है या तमाम तरह के आर्थिक अनुसंधान, इसमें थोड़ा समय लगने का काम होता है, क्योंकि जब तक लिंक नहीं बनेगी और बिना लिंक बने, बिना सबूत हाथ में आए, अगर किसी पे भी हाथ डालने का काम हुआ है तो कई बार वो कोर्ट में जाकर रिलीफ भी ले लेता है और समय से पहले जो है वो जो है इस प्रकार के अपराधी बच भी जाते हैं, सचेत भी जी। चलिए, निश्चित तौर पर जब पुलिस अनुसंधान करती है, जब एजेंसी अनुसंधान करती है, तो तमाम तरह से जब तक उनके पास में पुख्ता सबूत नहीं आ जाते तब तक वो किसी पे हाथ डालने की स्थिति में नहीं होते। चलिए योगेश यादव जी, सबूत पुख्ता एकत्रीकरण सबूत का का और एक- इंतजार है, अभी और सबूत मिलेंगे तो शायद आप भी जो चाह रहे हो, माजी जो चाह रही वो भी हो जाएगा। देखिए मनोज जी, सबूत मिलते नहीं है, सबूत खोजे जाते हैं और ये शासन की मंशा पर निर्भर करता है। जिस शासन की मंशा ही नहीं हो कि सबूत मिले या खोजे जाएं, अभी भी मध्य प्रदेश में आप भी जानते हैं मनोज जी, इतने अच्छे कुछ आईपीएस ऑफिसर हैं हमारे उसमें जो बड़े से बड़े अंधे कत्ल को जिसको कह सकते हैं आप, बड़े संगीन अपराधों को वो 24 घंटे में खोज कर सकते हैं। लेकिन जिस सिस्टम में, एक मिनट राजपाल जी मेरी पूरी बात अलग बात है, आर्थिक नहीं अपराध अलग बात मैं है, सुनिए सुनिए, वो अपराध अलग तरह के हैं, ये अपराध मैं भी लॉ करके बैठा हूँ, मैंने भी लॉ किया है। आर्थिक अपराध सुनिए राजपाल जी, आर्थिक अपराध के संदर्भ में कह रहा हूँ, अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है, उसका क्लासिफिकेशन करके आप आर्थिक अपराध करके उसको लिंगर ऑन नहीं कर सकते। मैं भी विद्यार्थी रहा हूं लॉ का, और आप उसका लिंगर ऑन करके कि अनुसंधान नहीं है, तो आजकल के भारत के राजनीतिकरण में, प्रशासनिकरण में यदि किसी चीज को बढ़ाना है तो उसमें जांच आयोग घोषित कर दो, जिसको जांच आयोग घोषित कर दीजिए, जिसको लिंगर ऑन करना है। इसमें कहीं ना कहीं से स्पष्ट रूप से लग रहा है, आप दो वरिष्ठ पत्रकार यहां पर बैठे हैं, मनोज सैनी साहब, शैलेंद्र जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार की क्या मंशा है। यदि नियत में नहीं है तो आप किसी हालत में खोज नहीं कर सकते। सरकार की नियत में खोट है, क्योंकि ये मात्र एक सिपाही है। राजा कौन है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। चलिए सर, तो राजा को उम्मीद करना चाहिए कि जैसा उमा भारती भी कह रहे हैं कि लोकायुक्त के जो लोग हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, या अब तो ईडी के मामले में ये पहुंचा है, क्योंकि गाड़ी जो लगी थी वो आयकर के हाथ आई थी, इसलिए ईडी की एंट्री भी हुई है। पर ईडी की एंट्री के बाद जो पूछताछ चल रही, तो क्या जो छूट गए हैं, जिन्हें आप मगरमच्छ भी कह सकते हैं, उन तक भी हाथ पहुंचेंगे? इंतजार कीजिए क्या होता। बहुत धन्यवाद राजपाल जी आपका, योगेश जी आपका, शैलेंद्र जी आपका। लेकिन मध्य प्रदेश में आरटीयू का जो मसला है, सौरभ कांड जैसे कहते हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। थमेगा भी कैसा जब करोड़ों अरबों रुपए एक सिपाही के पास से मिल जाए, तो ये कैसे गले उतरेगा? क्या पैसा उन्हीं का है या किसी और का? और उमा भारती जी के पास पुराना अनुभव है, वो मुख्यमंत्री भी रही हैं, उन्होंने सब कुछ देखा है, तो क्या इसीलिए आगाह कर रही? आने वाले समय में समझ आएगा कि उमा जी क्यों ये रात को बार बार छेड़ती है। मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, चुनावी मौसम, धान में है दम। नमस्कार।